भैया नमस्कार। क्या कर रहे हैं बैठ के? नहीं, बस ध्यान रखें आपको मतलब टाइम पे होना चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ भैया, लेट आए हैं तो लगता है हम नाराज़ हो गए। चाय में पिलाएंगे? सॉल्व कर लिया ये है। चाय भी आ गई थी, मेरी नज़र चाय पे ही थी। हाँ, मैं चाय आप लोगों के लिए कब से बना के रखा था। चाय ठंडी हो रही है, अभी तो अब ठंडी तो नहीं हुई। अधिकारी बन गए तो ठंडी चाय नहीं पियेंगे आप? नहीं, ऐसा थोड़ी है, ठंडी चाय पी रहे हैं। कैरम खेलते हैं आप? हाँ, कभी कभी खेल लेते हैं। तो गोटी तो जमा लेते हैं, फिर खेलते खेलते बात कर लेंगे। तो जब आप भिलाई में थे तो आपने बहुत अहाता बन कराया। लोगों ने कहा कि नए नए आईपीएस है, गर्म खून रहता है, फिर शांत हो जाएंगे। तो शांत होंगे आप? और ट्वेल्थ के जिस साल मैं ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहा था उस समय मैं तो फॉर्म भी नहीं भर पाया उसका। जब पता चला मुझे आईआईटी के बारे में तब तक उसकी डेट निकल चुकी थी। मैंने जितने लोगों ने इंटरव्यू किया है, कोई आईआईटी कोई आईआईएम, सबके लाखों के पैकेज होते हैं, मगर यूपीएससी में भौकाल दिखता है कि जलवा रहेगा भैया, आईपीएस बन जाएंगे। ग्लैमर जो है वो मुझे कभी इंस्पायर नहीं किया। सरगुजा कलेक्टर थे डॉक्टर रोहित यादव सर, उन्होंने मुझे बुलाया कि लड़का ट्वेल्थ में मेरिट लिस्ट में आया है। उन्होंने मुझे सुबह बुलाया और फेलिसिटेट किया काइंड ऑफ। तो उनसे एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली। तो ये सिलेक्शन में पिताजी ने क्या कहा? यार लौंडा सेलेक्ट हो गया है तो गले लगाया आपको? परसेप्शन बना हुआ है कि अपना दिल तुड़वा लो तो यूपीएससी निकल जाएगा। इसमें अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ दे आर ब्लेस्ड अगर किसी के साथ ऐसा होता है और वो तैयारी करते हैं। शादी कब करने वाले हैं आप? अब शादी अब देखते हैं जब जब वो अंदर शादी सुन के मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मामला कहीं बैठ गया लग रहा है। हाँ चल ही रहा है मतलब। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग विस्तार डिजिटल देखना शुरू कर चुके हैं। सीएसपी सिविल लाइन आप लोगों ने शुरुआत में देख लिया। नाम है उमेश गुप्ता, 2020 बैच के आईपीएस हैं और बड़े ही ताबड़तोड़ आदमी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इससे पहले भिलाई में थे और अब सीएसपी सिविल लाइन के रूप में अभी कार्यरत है बिलासपुर में। तो हम बिलासपुर आए हुए थे किसी काम से, तो हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि हर ब्यूरोक्रेट्स की, हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। तो आज उमेश गुप्ता जी के साथ बातचीत की जाएगी और उनकी कहानी आपके सामने लाई जाएगी। तो ऑफिसर्स मेस में इस वक्त वो हैं, तो आइए चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार। क्या कर रहे हैं बैठ के? नहीं, बस अपना काम कुछ ना कुछ चलते रहता है। हाँ, ट्रैफिक में अच्छा लेट हो गया मैं। ये माइक लगा लीजिए आप। टाइम का ध्यान रखना चाहिए यार, ऐसे अब लेट हो गए आईपीएस आप हो, मैं थोड़ी हूँ। गलत बात है। हर किसी के आपने सुना था ना गांधी जी ने उनके पास कोई 1 मिनट भी लेट होता था तो भगा देते थे। क्या दिक्कत ये है कि हम लोग गए हुए थे लुथरा शरीफ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, भूत प्रेत बहुत बिलासपुर में आपके, उस पर। बट यू शुड बी पंक्चुअल राइट। माफ़ी चाहता हूँ भैया। कोई बात नहीं, ध्यान रखें आपको मतलब टाइम पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दो बात चार है। 5 मिनट का लेट चलता है, बहुत ज़्यादा अब लेट। लेट आए हैं तो लगता है हम नाराज़ हो गए। चाय में पिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्या, थोड़ा दिनचर्या बताइए, क्या चल रहा है आपका? दिनचर्या ये है नॉर्मल पुलिसिंग। वैसे आज संडे है तो आज ऑफिस जाना नहीं होता है। वैसे फील्ड में तो काम लगा ही रहता है। यही है कि मंडे टू सैटरडे ऑफिस का काम रहता है, उसके अलावा शाम को पेट्रोलिंग पे या फिर कहीं गश्त पे निकलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं। उसके अलावा लेट नाइट भी कुछ ना कुछ पॉइंट होते रहता है आए दिन। कभी मर्डर हो गया तो कभी कहीं कुछ और हो गया या फिर कभी लॉ एंड ऑर्डर हो गया। आजकल त्योहारों का समय चल रहा है तो कल ही हमने एक फ्लैग मार्च किया है पूरे बिलासपुर शहर के जो मुख्य स्थान है जहाँ पे गणेश विसर्जन या फिर आने वाले ईद के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उसका रिव्यू किया गया। एसपी सर के साथ पूरी पुलिस ने, बिलासपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और वो एक काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें हम बताते हैं कि पुलिस लोगों से अपील करती है कि आप त्यौहार जो है वो सौहार्द से मनाएं, भाईचारे से मनाएं, किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त ना हो। एक दूसरे धर्म के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपके प्रथाएं हैं, जो संस्कृति है उसका सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाएं। कैरम खेलते हैं आप? हाँ, कभी कभी खेल लेते हैं। तो गोटी तो जमा लेते हैं, फिर खेलते खेलते बात कर लेंगे। बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे, बदमाश थे, नहीं, कैसे थे? शरारती तो नहीं था। हाँ। क्योंकि मतलब हाँ थोड़ा सा था कि जिद्दी टाइप का था। हाँ। बट शरारती नहीं बोलूँगा, मम्मी पापा जो कहते थे वो मानता था। हाँ। और फोकस चलिए, हमेशा स्ट्राइक आप रखिए। पढ़ाई पे रहता था फोकस। नहीं नहीं, स्टार्ट आप करो यार, यू आर द गेस्ट। गोटी और पड़ा हुआ है क्या? होगा, एक दो और होगा। छुपा के रखे आप अपना है।
चलिए इतने से ही अब खेलना होगा। नहीं, आपका काला है, हमारा गोरा है। आपकी तो कम गोटी है, फिर 3 ही है, कोई पूरा दिक्कत करना नहीं, जीतेंगे पड़ेगा। हम ही। तो ये टॉपर थे आप, 12th भी टॉप किया आपने, छत्तीसगढ़ में सेकंड रैंक आया था आपका। कौन सब्जेक्ट क्या था आपका? मैं मैथमेटिक्स से 12th पास किया हूँ। अच्छा। और बाय गॉड्स ग्रेस कह लीजिए या फिर भाग्य अच्छा था मेरा कि मुझे स्टेट बोर्ड, चूँकि मेरा हिंदी हम्म। मीडियम से स्टेट बोर्ड हम्म। था, जो उसमें जो स्टेट की जो मेरिट लिस्ट होती है हम्म। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, CGBSC छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ हम्म। सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें भगवान की दया से सेकंड रैंक आई थी। हम्म। तो वो काफ़ी मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट हम्म। टर्न आउट हुआ मेरे लिए, हम्म। क्योंकि उसके बाद एक बड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं हम्म। एजुकेशन के क्षेत्र में अपना जो एकेडमिक्स है उसमें कुछ बेहतर कर सकता हूँ। हम्म। एक खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप कुछ ऐसा अचीव हम्म। करते हैं तो। ये टॉपर लोग खाते क्या है, मतलब बचपन से कोई टॉप कर लेता है या फिर क्या रहता है? ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ। खाते कुछ नहीं है वो हाँ। बेसिकली जो देखिए सभी, हर कोई टॉपर बन सकता है। हम्म। अब होता है कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं। हम्म। उसके अलावा एक प्रोसेस होता है, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन हो या कोई भी काम आप करते हैं, हम्म। अगर आप प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे हम्म। तो रिजल्ट अपने आप होता है। कोई भी टॉपर पहले ये नहीं मानता या ये नहीं जानता होता कि वो टॉप करने वाला है। हम्म। अगर वो ये सोचे कि मैं टॉप करूंगा या नहीं करूंगा तो वो इतना स्ट्रेस में रहेगा, इतने प्रेशर में रहेगा कि कभी पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो अपना बेस्ट दीजिए, आपके लेवल पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मैं गांव में पढ़ता था, जी। मुझे पता था कि यहाँ अच्छी कोचिंग्स नहीं हैं, अच्छे टीचर्स भी उतने नहीं हैं, सिर्फ स्कूल के भरोसे है और ट्यूशन वगैरह संभव नहीं है। तो जितना हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं आपके पास, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन करना चाहिए। उसके बेसिस पे आप अपना बेस्ट दीजिए। रिजल्ट तो देखिए आपके हाथ में ऐसे भी नहीं है। ठीक बात है। ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने 12th के बाद? 12th के बाद मैं, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मतलब कुछ टीचर्स ने सजेस्ट किया कि आपको IIT JEE के लिए तैयारी करना चाहिए, चूँकि आपका 12th का रिज़ल्ट अच्छा है। और 12th क्लास तक तो मुझे पता भी नहीं था। जब 12th का एग्ज़ाम होने को था तब मुझे पता चला कि IIT JEE जैसी कोई एग्ज़ाम होती है। और 12th के जिस साल मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा था उस समय मैं तो फॉर्म भी नहीं भर पाया उसका। जब पता चला मुझे IIT के बारे में तब तक उसकी डेट निकल चुकी थी। तो मैंने सोचा देखा जाए, एक बार तैयारी करके देखते हैं। तो मैंने 12th के बाद ड्रॉप ले लिया और कोटा चला गया तैयारी करने IIT की। और अगेन किस्मत ने साथ दिया सिलेक्ट हो गया और आप? मेहनत ने साथ दिया और हार्डली 6-8 महीने के आसपास ही रहा मैं कोटा में, बट उसी से मेरा IIT JEE क्रैक हुआ। और उसके बाद IIT BHU वाराणसी में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। ये सारे इंजीनियर जो होते हैं वो यूपीएससी की ओर क्यों दौड़ते हैं? ये कहना कि सारे जी। इंजीनियर यूपीएससी की ओर दौड़ते हैं सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई सच्चाई है। कुछ इंजीनियर्स होते हैं जिनके अंदर रहता है कि हमको प्रशासन में आके कुछ काम करना है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो कहीं और जा सकते हैं, आप जैसे MBA के लिए जा सकते हैं, या फिर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, PSUs में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले होते हैं। IITs में क्या होता है कि वहाँ कोई भी बीटेक करके सेटल नहीं होना चाहता। मैक्सिमम लोग या तो हायर स्टडी के लिए जाते हैं, MS करेंगे या PhD करेंगे, या फिर कुछ लोग MBA करके कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो UPSC या सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। तो वही रहता है, उसी में हमने भी सोचा कि क्यों ना इस फील्ड को चुना जाए। अब आपके पास चॉइस है, मतलब मेरा चॉइस था, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से आता था जो मुझे लगता था कि मतलब प्रशासन में जाके मैं बेहतर कर पाऊंगा, और इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। और इंजीनियर सारे तो नहीं आते हैं, अब बाकी सब्जेक्ट से भी आ ही रहे हैं, IAS IPS आप देख ही रहे हैं। मैंने जितने लोगों ने इंटरव्यू किया है, कोई IIT कोई IIM, सबके लाखों के पैकेज होते हैं, मगर यूपीएससी में भौकाल दिखता है कि जलवा रहेगा भैया, IPS बन जाएंगे। नहीं, मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि जलवा और भौकाल के लिए तो मतलब मुझे बिल्कुल नहीं था कि मुझे आना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बड़ा थोड़ा बचपन से ही शांत स्वभाव का, ऐसा मुझे इन सब शांत तो चीज़ों आप में नहीं है, जब बिल्कुल आप भिलाई आए थे बड़ा हल्ला कर दिए थे, आप सारा आहता वहाता बंद करवा दिए थे। नहीं। वो अलग बात है, वो हमारा काम है। उस एस्पेक्ट को छोड़ के इन जनरल मुझे, मेरे कहने का मतलब जो ग्लैमर है उससे मैं नहीं इंस्पायर्ड था, कि मुझे ये ग्लैमर जो है वो मुझे कभी इंस्पायर नहीं किया। जो काम है, जो आप जिस तरह का आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, आप चेंज एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। और जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, अगर उस स्थान को आप अपने तरीके से कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो एक छोटा सा मौका वो देता है। और इस
कम उम्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये सर्विस देते हैं आईएएस आईपीएस, जिसमें आप वाकई में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये एक मेरा बड़ा मोटिवेशन था। एक और एक स्टोरी है जिसकी वजह से मैं आया कि जब मैं 12th पास किया तो वहाँ पे जो कलेक्टर थे, सरगुजा कलेक्टर थे, डॉक्टर रोहित यादव सर, उन्होंने मुझे बुलाया कि लड़का 12th में मेरिट लिस्ट में आया है। उन्होंने मुझे सुबह बुलाया और फेलिसिटेट किया काइंड ऑफ। तो उनसे एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली। उनका जैसे उनसे बात करने का तरीका, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया जो था, उसने मुझे इंस्पायर किया कि क्या इस एग्ज़ाम में या प्रशासन में जाने के बाद हमारी पर्सनालिटी इस तरह की हो जाती है कि हम एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट से चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बड़ा इंस्पिरेशन था मेरे लिए। तो मैं तो कहूँगा कि वही मेरे इंस्पिरेशन रहे जहाँ तक यूपीएससी में आने की बात है। 2018 में आपका आईआरएस में हुआ सिलेक्शन, जी, मगर रैंक आईपीएस वाला था। वो अलग चीज़ें हैं। मतलब उस समय ऐसा था कि मुझे आईआरएस की सर्विस मिली और मैंने उस समय मैं पहले ही अटेम्प्ट दिया था, सिलेक्शन हो गया था। मैंने सोचा ठीक है आईआरएस लेके आगे तैयारी करते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि आईपीएस ही किस्मत में था, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अच्छा ही हुआ कि मैं शायद आईपीएस के लिए ही बना था। और तो आपने मतलब खुद से ट्राई किया आईपीएस में ना जी 2020 में? जी हाँ बिल्कुल। क्यों लगा कि आईपीएस में आना चाहिए? वर्दी का प्राइड या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आईपीएस में मैंने देखा कि एक तो फील्ड का जॉब है, और जैसे हम लोग नई नई चीज़ें देख रहे हैं पुलिसिंग में, स्पेशली टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आप देख रहे हैं साइबर फ्रॉड के कितने केसेस बढ़ रहे हैं, ऊपर से सर्विलेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी लोकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए लॉस आ गए हैं सब जगह। पूरी आज की दुनिया जो डिजिटल रिवॉल्यूशन का एज है, पुलिसिंग उससे अछूता नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये इंस्पायर किया। प्लस आप जब किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, और पुलिसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी को इंस्टेंटली एक कितना किसी असहाय को, किसी बेसहारा इंसान को अगर आप हेल्प करते हैं, आप हालांकि आपकी वो ड्यूटी है, लेकिन स्टिल वो एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन देता है। इसलिए जब मैंने अच्छे गहराई से समझा सर्विस को, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आईपीएस में आना चाहिए। जिस कोल इंडिया में पिताजी जॉब करते थे वहीं पे आप इंजीनियर बन के गए थे। हाँ, ये बात सच है। मेरी पहली जॉब जो थी वो कोल इंडिया में थी 2015 में। और जी हाँ 2014 में, बेसिकली जिस साल मैं पास आउट हुआ। तो मेरा आईआईटी के कैंपस से मेरी दो अलग अलग जगह प्लेसमेंट हुई थी। एक कोल इंडिया थी, एक और कंपनी थी। तो मैंने कोल इंडिया चूज़ किया और वहाँ पे काम भी किया। 1.5 साल तक मैंने कोल इंडिया में काम किया। जब सिलेक्शन में पिताजी ने क्या कहा, यार लौंडा सेलेक्ट हो गया है, तो गले लगाया आपको? मेरे पिताजी ऐसे हैं कि वो एकदम शांत स्वभाव के इंसान हैं। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब उन्होंने, हालांकि वो हमारे लिए चिंतित रहते थे। उनको मेन टेंशन रहता था कि तुमको किसी सुविधा की कमी ना हो, तुमको पैसे की कमी ना हो, बाकी आप लोग जो कर रहे हो आप समझो। उनका सबसे बेस्ट पार्ट उनका था कि वो ना स्थित प्रज्ञ टाइप के इंसान है वो। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है हो गया बस। अभी भी है कि उनका बस हो गया। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, ऐसा उनको नहीं लगता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मतलब मैं तो उनको भी अपना एक आदर्श मानता हूँ, और कुछ मामलों में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। इससे बहुत मेहनती हैं, वो उनको देख के लगता है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये है। पिता जो होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, मगर माता जो होती हैं वो ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होती हैं, तो उनका क्या हाँ, रिएक्शन था? अब देखिए इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी। हाँ, मेरी जो माँ है वो थोड़ी एक्सप्रेसिव हैं। वो खुश थी, मतलब उनको तो खुशी खुशी हो या दुख हो, वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। अब तो उस टाइम पे जब रिजल्ट आया तो खुशी के आंसू थे, और उनमें एक्सप्रेशंस ज़्यादा थे। बट पापा तो मोस्टली एक्सप्रेशन लेस ही रहते हैं। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो गर्लफ्रेंड थी आपकी? कॉल किया आपने कि यार सिलेक्शन हो गया, नहीं आ नहीं, रहा हो जानू? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट में मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। पढ़ाई वढ़ाई मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दो चीज़ें नहीं मैनेज कर सकता। मुझे लगता है कि अगर आपको बेस्ट देना है तो एक चीज़ पे फोकस करना जरूरी है। आजकल जो मूवी बनती है कि गर्लफ्रेंड साथ में है, गर्लफ्रेंड बोल रही है ये कर लो तो लड़का कर लेता है, तो देखिए ये वो अलग अलग चीज़ें हैं, हर इंसान के साथ अलग होता है। कुछ ऐसे होते हैं, हाँ आपके पास अगर कोई ऐसा पार्टनर है, कोई ऐसा रिलेशन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। दो तरह के रिलेशन हो सकते हैं। रिलेशन एक होता है आपको ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करते हैं, तो वो रिलेशन कहीं भी आपके लिए सही नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कोई ऐसा इंसान है जो आपको इमोशनली सपोर्ट करता है, आपको बाकी चीज़ों में सपोर्ट करता है, तो वो डेफिनेटली कारगर साबित होता है। बट फिर अगेन आपको समझना है कि क्या आपका कितना टाइम जा रहा है, क्या आप दोनों चीज़ों को लेके मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है, और आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है
अपना डिसीजन लेना होता है कि नहीं मुझे क्या मतलब गर्लफ्रेंड भी रखनी है, रहना है रिलेशन में और तैयारी भी करनी है। कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, जैसे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता अगर मैं करता, बट मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मेरा ये था कि मुझे पहले अपना करियर, अपना जो भी है फाइनल करियर मुझे सेटल करना है, उसके बाद मैं डायरेक्टली शादी वगैरह करूँ। अब तो आप सेटल हो गए, तो कोई मामला सेट बैठा है कि नहीं बैठा है? चल रहा है घर से, ऐसा तो चल ही रहा, चलता ही रहता है प्रोसेस। शादी कब करने वाले हैं आप? अब शादी अब देखते हैं, जब जब वो बोलते हैं शादी सुन के मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मामला कहीं बैठ गया लग रहा है। हाँ चल ही रहा है, मतलब अगर बोलते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, जब समय आएगा तो हो जाएगा। ठीक बात है। मगर सोशल मीडिया में जो परसेप्शन बना हुआ है कि अपना दिल तुड़वा लो तो यूपीएससी निकल जाएगा, इस पर क्या बोलोगे आप? अब देखिए, वो तो आप बताया ना कि आप किस जगह किस एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं। मान लो आपका, कई लोग होते हैं कि आप एक इंटेंस रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हुआ, ऐसा हुआ, तो लोगों को एक मोटिवेशन मिल जाता है। मोटिवेशन कहीं से भी आए, मोटिवेशन आनी चाहिए। ठीक बात है। ठीक है, मोटिवेशन आपके सर्विस में बेहतर करने से हो सकता है, मोटिवेशन आपकी खुद की पर्सनालिटी को निखारने के उद्देश्य से हो सकता है, मोटिवेशन किसी ऑफिसर को देख के हो सकता है, या मोटिवेशन आपने जैसा कहा कि दिल टूटने से हो सकता है। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ दे आर ब्लेस्ड अगर किसी के साथ ऐसा होता है और वो तैयारी करते हैं, अच्छी बात है। इससे ये सबक हम ले सकते हैं कि अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का दिल टूट गया तो उसमें आपको आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को वापस से कलेक्ट कीजिए और कुछ ऐसा टारगेट सेट कीजिए जिसको आप अचीव करें, जिससे आप फुलफिलमेंट फील कर सकें। जब भी कोई भी टारगेट आप सेट करते हैं और अगर आप उसको अचीव करते हैं तो हमेशा एक एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता है, लगता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। और जैसे ही आप ये मानते हैं मैं सक्सेसफुल हूँ, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, आपकी थिंकिंग, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी सब कुछ बढ़ जाती है, आपकी लाइफ हैप्पी और खुशहाल होने लगती है। इसलिए मेरा मानना है कि कभी भी अगर कुछ गलत हो, अगेन अपने आप को सही डायरेक्शन में कोई एक टारगेट लेकर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा हुआ कि जब बचपन में जो लड़की आपको इग्नोर करती थी, जब मालूम पड़ा यार उमेश तो अब आईपीएस बन गया, तो कॉल किया उसने, यार उमेश कैसे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं गांव में रहता था और हमारे यहाँ बिल्कुल काफ़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी में हम लोग रहे हैं। मेरा गांव जो है मोस्टली ट्राइबल गांव है। कहाँ है गाँव? और मेरा गांव सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रतापपुर ब्लॉक में मानपुर नाम का गांव है, जिसकी जनसंख्या 1500 के आसपास बस है। तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं था। वहाँ पे ऐसा था कि मतलब लड़का लड़की अगर बिल्कुल भी मिंगल नहीं होना, इस टाइप का था। काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो ये चीज़ें अलाउड ही नहीं थी। और गांव में क्या लोग नजर में होते हैं ना कि दिख जाता है। हाँ, गांव में सब मतलब हर एक आदमी दूसरे आदमी को जानता है, तो वो चीज़ वहाँ पे संभव ही नहीं है। तो उधर कभी ध्यान गया ही नहीं। मैं तो मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी उधर ध्यान गया नहीं, और मम्मी पापा इतने काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट और अच्छे संस्कारों में रखे कि नहीं, तुम्हारा जो अभी जो टास्क है, जो अभी करना है वो कर लो। हर शादी हर हम चीज़ करवा का देंगे। वक्त होता है, हर चीज़ का वक्त होता है, और हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। एकेडमी में जाने के बाद लव स्टोरी अपने आप उत्पन्न हो जाती है, निकल जाती है, तो आपका वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं, ऐसा देखिए अब हर किसी के साथ नहीं होता हो। जो कुछ कुछ होते हैं जो आप लोग सुनते हैं, हर किसी के साथ नहीं होता है। और मतलब जैसा कि कार्डर मैंने में मैच करते हैं ना, हमारे कार्डर की है तो बात कर होते लेते हैं हैं। होते हैं। तो कुछ किस्सा बताइए वहाँ का। नहीं, ऐसा कोई किस्सा तो नहीं है, जो कि मैं मतलब इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा अलग ही रहता था। मेरा खुद है कि सेल्फ में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ मैं। ठीक है। पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई आपकी? पोस्टिंग मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे, जब मैं प्रोबेशन में था तो दुर्ग में था मैं। जी। वहाँ पे 6 महीने रहा। उसके बाद अभी मेरी पहली पोस्टिंग प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद यहाँ बिलासपुर में। तो मतलब कैसा लग रहा है बिलासपुर और भिलाई में रहने के बाद? बिलासपुर और भिलाई मोरलेस सेम टाइप ऑफ सिटी हैं, बट ये है कि बिलासपुर भी अच्छा है, भिलाई तो काफ़ी अच्छा है ही। और बिलासपुर में एक अच्छा चीज़ ये है कि आपके ये रूट में पड़ता है रायपुर, और इधर आप मेरा घर अंबिकापुर है, तो बेहतर है, मैं बीच बीच में समय निकाल के घर जा पाता हूँ। सही है। YBG, वो येलो वाले को दो इधर, कम से कम सही लगा तो रहे। वीडियो में कोई देखेगा नहीं, गधे ही हैं सब। लो, ब्लैक को उधर लगाओ, वो ब्लू? ठीक है, ब्लू ये बीच में आएगा, यहाँ पे। हाँ, ये डॉट दिख रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो जब आप भिलाई में थे तो आपने बहुत अहाता बन कराया, लोगों ने कहा कि नए नए आईपीएस है, गर्म खून रहता है, फिर शांत हो जाएंगे। तो शांत होंगे आप? अभी तक तो नहीं हुए हैं शांत। हाँ, हाँ। और शांत क्यों ही हुआ जाए, मतलब अपना काम कर रहे हैं। हाँ। इसमें कोई गर्म खून वाली बात नहीं है। हाँ। देखिए, जो इलीगल चीज़ें हैं जी। उस पे तो आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़, प्रॉब्लम उन चीज़ों से नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके खिलाफ हमें शिकायत आ रही है, हम इसी चीज़ के लिए हम सैलरी लेते हैं। तो ये इस पे हमारा काम करना दायित्व भी है,
और हमें ये मोटिवेशन रहना चाहिए कि हम इन काम को करें। और रही शांत होने की, तो मुझे लगता है कि इनिशियली आपके पास थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन है और ज़रूरत भी होती है उन चीज़ों की, और उसका इम्पैक्ट भी दिखता है। तो अभी भी एज अ पुलिस ऑफिसर, एज IPS ऑफिसर, अगर आप शांत बैठ गए तो आप फिर बाकी लोगों को शांत नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो इसलिए हम कार्यवाही करते रहते हैं। आप यहाँ भी देखते होंगे कि आए दिन हम लोग कभी सट्टा पे, तो कभी किसी और पे, कभी बार पे कार्यवाही करते इतना रहते हैं। कार्रवाई आप करते हैं, कभी किसी नेता वेता का फोन आया, अरे गुप्ता जी काहे इतना कर रहे हो, थोड़ा कम कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि सभी चाहते हैं, देखिए उनका भी ये है कि अगर अच्छे इंटेंशंस के साथ आप कर रहे हैं तो कोई मना नहीं करता है। और अगर कभी ऐसा होता भी है, ऐसा मौका आता भी है, तो पोलाइटली हमें बताना पड़ता है कि सर ऐसा ऐसा है, और तो वो भी हम जो समझ कर जाते रहे हैं ऑब्वियसली, और काफ़ी सपोर्टिव है। मतलब मुझे तो अभी 6-7 महीने के अपने यहाँ के टेन्योर में कभी ऐसा कोई इंस्टेंस आया ही नहीं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनी हो। मोस्टली हमने एमिकेबल तरीके से चीज़ों को बड़े शांति ढंग से सॉल्व कर लिया ये है। चाय भी आ गई थी, मेरी नज़र चाय पे ही थी। हाँ, मैं चाय आप लोगों के लिए कब से बना के रखा था, चाय ठंडी हो रही है, आ ही नहीं रहे थे आप लोग। ठंडी चाय पी लेते हैं आप ना? ज़्यादा ठंडी हो गई क्या? पीने लायक है वैसे, इतनी भी तो अब ठंडी तो नहीं है। अधिकारी बन गए तो ठंडी चाय नहीं पियेंगे आप? नहीं, ऐसा थोड़ी है, ठंडी चाय पी रहे हैं। तो कैसा लगा बातचीत आपको? अच्छा था, बढ़िया लगा। और जो आपने जो सवाल पूछे, जी। काफ़ी इंट्रीगिंग सवाल थे। हाँ। और आपको, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये इंटरव्यू किया। मेरा लास्ट में यही मैसेज है कि स्पेशली जो UPSC एस्पायरेंट्स है ना, कभी भी ग्लैमर को देख के, या फिर जो एक होता है ना माहौल जो बनता है, आपने जैसा सोशल भोकाल मीडिया में, शब्द का यूज़ किया था, उससे प्रभावित होकर कभी भी इस एग्ज़ाम के लिए आप मत अपीयर होइए। आप कोर चीज़ के लिए अपीयर हुई है कि वहाँ जाके क्या, व्हाट नेक्स्ट, आपको वो पता होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जिनको एक्चुअल में जो आ तो जाते हैं, बट बाद में सर्विस को एंजॉय नहीं कर पाते। आप बेहतर काम नहीं कर पाते। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप, स्वाभाविक सी बात है कि आप पब्लिक के लिए अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठापूर्वक नहीं निभा पाएंगे। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप डिसाइड करने से पहले या सर्विस में आने से पहले उसको जान लीजिए। आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। आपको कहीं बाद में ये फील ना हो कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ सोशल इंस्टाग्राम पे जो गाड़ियों में उतरते हुए अधिकारी रहते थे, सायरन बजता हो, उसको देख के आया था। उसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको किसी अधिकारी से बात करनी चाहिए, किसी जो सीनियर हैं, जो 8 साल 10 साल सर्विस में हो चुके हैं, वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर दे सकते हैं। हम लोग तो अभी नए नए हैं, अभी सीख ही रहे हैं चीज़ों को। वो 8-10 साल जिनके एक्सपीरियंस हो चुका है एटलीस्ट, कम से कम वो अच्छे से क्लियर पिक्चर दे सकते हैं कि एक्चुअल में इधर क्या है। ठीक बात है। ठीक है। तो रात भर हम सोए नहीं हैं, सुबह हम पहुंच के भैया के पास, क्योंकि हमने कहा था कि इंटरव्यू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा। और बहुत ही खुलकर बेबाकी से भैया ने बात कहा, और ठीक बात भी है। सोशल मीडिया हम देखते हैं कि ग्रैंड एंट्री IPS जो रील चलता है, कमेंट में लोग कहते हैं मुझे भी IPS बनना है, मगर जो संघर्ष है वो आने के बाद ही लोगों को मालूम पड़ता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि अगला इंटरव्यू हम किन IAS IPS से करें। धन्यवाद।